हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की। और आज का चैप्टर जो है वो एक छोटा सा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इट इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड इट इज़ रिगार्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और किस टाइप का एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एनवायरनमेंट वर्ड से हम जनरली एग्रीकल्चर है या फिर ट्रीज़ है, प्लांटेशन है, फ्लावर्स है, ये सब चीज़ों से हम अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं। बट ये एग्जैक्टली वो वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ग्रीनरी या फिर वो सब चीज़ों की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन की बात नहीं करने वाले ऑब्वियसली। टुगेदर आप उसको पूरा वर्ड समझिए, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड द चैप्टर इज़ वेरी इजी, लैंग्वेज वाइज भी इतना टफ नहीं है और पॉइंट्स काफ़ी जनरलाइज्ड और कॉमन सेंस वाले हैं, जो आप रियल लाइफ में चीज़ें सुनते हैं उससे रिलेट करता है, तो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। सो लेट अस सी बिजनेस एनवायरनमेंट में है क्या। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपनी जगह है, कोई खास चीज़ नहीं, क्योंकि आगे वो चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन होने ही वाली है। मीनिंग में उन्होंने आपको समझाया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब ये यहाँ पे सिर्फ एक एक वर्ड लिखा हुआ है, कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट जब आगे एक्सप्लेनेशन आएगा तो आप उसको बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो अननेसेसरी टॉपिक्स पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पॉइंट्स पे चल रहा हूँ, ठीक है। हम डायरेक्टली उस चैप्टर पे, मतलब उस टॉपिक पे जा रहे हैं जहाँ से आपको समझ में आना शुरू होगा। फिर आप जब देखोगे ना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद के मीनिंग में और इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, तो वही चीज़ की पूरी समरी है। तो उल्टा दिया हुआ है, पहले समरी दी है फिर एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड है, जबकि होना चाहिए कि पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो एंड देन लास्ट में कंक्लूसिव समरी हो, जहाँ पे आप चैप्टर को एक बार रिवाइज करके ख़त्म कर सकें। बट ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस ऑर्डर में भी दिया है हम अपने हिसाब से उस चीज़ को रिलेट करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं मीनिंग वाले पार्ट में, तो एक बार मैं देख लूँ कोई ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको मैं यहाँ से शुरू करवा सकूँ। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एनवायरनमेंट्स, ठीक है। बिजनेस में न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती रहती हैं। कोई भी बिजनेस डिसीजन जब आप लेते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बोल रहे हैं देर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन्वॉल्व इन बिजनेस एनवायरनमेंट विच आर नॉट इन एनी वे अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फर्म, मैनेजर और इंडस्ट्री। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि बिजनेस में जो कुछ हो रहा है क्या सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। सिचुएशंस हमारे हिसाब से मोल्ड नहीं होंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। A firm or manager will have to work on the in the existing business environment। जैसा माहौल है वैसे ही काम करना है। अब आपने देखा ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, पैंडेमिक हुआ, तो जैसी सिचुएशन थी उसी में लोगों को अपना काम चलाना पड़ा। आप और हम जो पढ़ रहे हैं, जो कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी उसी का एक रिजल्ट है। नहीं तो फिजिकली भी मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक ट्रेंड चल रहा है। बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आर, कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने के अलावा कोई और तरीका ढूंढ सकूँ। तो ऑब्वियसली हम इसी सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करना, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बिजनेस। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। कंटिन्यूस चेंज होती रहती है सिचुएशंस में, ठीक है। कंट्री में, पॉलिसीज़ में चेंजेस आते रहेंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। दस द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग फैक्टर्स एंड इट्स इफेक्ट इज ऑलवेज देयर ऑन द बिजनेस। वो रहने ही वाला है। तो जैसे पहले ऑफलाइन रिटेल सेलिंग होता था, हम दुकान में जाते थे, शॉपिंग करते थे। आज किसी को जाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बोले यार मोबाइल में सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं फटाफट और घर पे सामान आ जाएगा, कौन लेने जाएगा। तो फिजिकल शॉपिंग का झंझट लोगों ने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो जो ट्रेंड जैसे जैसे चेंज हो रहा है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो आप अभी भी वही दुकान लेके बैठे हो और कस्टमर्स का वेट कर रहे हो तो कोई नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप भी ऑनलाइन सेलर बन जाओगे तो शायद आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। डन। नेक्स्ट, business environment can lead to obstacles as well as opportunities। obviously 100% करेक्ट। बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आप ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना अगर नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी सस्टेन लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। डन। नेक्स्ट पार्ट, ऑन द अदर हैंड देर इज अ कंटिन्यूस राइज इन द डिमांड फॉर एयर कंडीशनर। अच्छा, ये कुछ ऊपर का एग्जाम्पल है, सॉरी, उससे रिलेट करना है। Business environment can lead to obstacles, the various obstacles arise due to economic conditions, rituals, habits, अलग अलग रीजंस होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में कुछ दिया है, ड्यू टू पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप फॉर इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर लेस व्हेन कंपेयर्ड विद चाइना। ठीक है, चाइना में ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया, इंडिया में कम किया हुआ है।
On the other hand, there is a continuous rise in demand for air conditioners due to improvement in the economic status of the consumers and then changing preferences. तो ये सब चीज़ें एक एग्जांपल है कि भाई इंडिया में एयर कंडीशनर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हुआ है और अब वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं, तो प्राइजेस भी उस हिसाब से जो है मार्केट में फ्लक्चुएट होते रहते हैं. Due to this, the domestic as well as the multinational companies are bringing in various models in the Indian market. ये तो हो ही रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट जहाँ देखो जहाँ डिमांड होती है ना वहाँ सप्लाई अपने आप होने वाली है. अगर इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स की भरपूर डिमांड है तो हर मोबाइल कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है, कॉम्पिटिटिव प्राइस में मोबाइल बेचना है, अच्छे से अच्छे फीचर्स देने हैं. बट अगर डिमांड ही नहीं होगी तो वो लोग क्यों 10 वेराइटी आपको देंगे, फिर बोलेंगे यहाँ तो इतना ही बिकता है, यही 2 प्रोडक्ट बेचो, इतना ही सेल है, पब्लिक इतने में खुश है. तो डिमांड के हिसाब से आपको सेलर्स भी मार्केट में मिलेंगे, ग्राहक नहीं होगा तो फिर बेचने वाला क्यों आएगा. ठीक है, तो वैसे काम होता है. आगे देयर इज एन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये हो रहा है. अब देखें ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, उसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या नेसेसिटी है. अगेन हेड पॉइंट्स पे आपको पहले फोकस करना है, देन आप अंदर के एक्सप्लेनेशन पे जा सकते हैं. पहला पॉइंट, एडवांटेज ऑफ अर्ली एंट्री. देखो ये हमेशा होता है, अर्ली एंट्री, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. बाकी लोग पहले कोई डायमेंशन एक्सप्लोर करे उससे पहले ही हम उसमें एंटर कर जाएं, उसका हमेशा एक फ़ायदा मिलता है. ठीक है, तो अभी आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझ रहे हो, स्टडी कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला, यहाँ पे तो कोई है नहीं प्रोडक्ट बेचने वाला, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं सर्विस प्रोवाइड करने वाला, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट मूवर. तो फर्स्ट मूवर होने से लोगों को आपका नाम पहले पता चलेगा, यू आर द ओनली सप्लायर, तो वो आप ही के पास आएंगे, एटलीस्ट एक बार ट्राई करने तो आएंगे आपकी सर्विसेज और गुड्स को. और अगर अच्छी सर्विस और अच्छे गुड्स होंगे तो वो आपके एक लॉयल कस्टमर भी बन सकते हैं और फ्यूचर में आपके बाद जो आएगा ना वो उतना अच्छा मार्केट कभी नहीं बना पाएगा. इसका एग्जाम्पल चाहिए आपको, आप ले सकते हो व्हाट्सएप का एग्जाम्पल जो आप यूज़ करते हो. इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैसेंजर जो आप इंटरनेट के बेसिस पे फ्री में यूज़ करो. SMS जैसी भयंकर टेक्नोलॉजी को, महंगी टेक्नोलॉजी को एकदम से चेंज कर दिया और उसके आने के बाद तो SMS का बिजनेस ही ख़त्म हो गया. अब व्हाट्सएप के बाद हाइक आ गया, वीचैट आ गया, पता नहीं क्या क्या मैसेंजर आ गया. लेकिन आज भी जो ब्रांड वैल्यू व्हाट्सएप की, अपने बोलते हैं व्हाट्सएप कर देना, अपने ये नहीं बोलते मैसेज कर देना. वो जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई ना वो अर्ली एंट्री और फर्स्ट मूवर की वजह से हुई है. ठीक है, ये समझना है आपको. एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया हुआ है, 2 व्हीलर मार्केट की बात हो रही है. ओके, स्कूटर. ठीक है, ये तो स्कूटर बोला, मैं तो इसमें बजाज भी बोल सकता हूँ. ठीक है, जब 2 व्हीलर मार्केट में स्कूटर आया सबसे पहले तो बजाज लेके आया स्कूटर. और बजाज, हमारा बजाज जो ब्रांड, उसका जो टैगलाइन था, बरसों तक बजाज स्कूटर ही था मार्केट में और कोई था ही नहीं. फिर उसके बाद वो मोपेड और वो सब मोटरसाइकिल्स और हीरो होंडा धीरे धीरे आए, तब थोड़ा मार्केट चेंज हुआ. होंडा एक्टिवा आज भी चल रहा है, 5th जनरेशन 5G आ गया अब तो होंडा एक्टिवा, उसके पहले आई थी स्कूटी, TVS स्कूटी, उसके पहले आया था होंडा का काइनेटिक. तो ये सब जो व्हीकल्स जब मार्केट में आए ना तो हीरो होंडा, ठीक है, हीरो होंडा आई, बाइक्स में पल्सर आई बजाज की. ऐसे मार्केट कैप्चर किया इन्होंने कि इनके अलावा कोई नहीं है, हर कोई एक्टिवा खरीदता है, हर घर में एक्टिवा है, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. ऐसा हो गया, हीरो होंडा है, स्प्लेंडर है, वेरी कॉमन थिंग, सबके पास है. मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू उन्होंने क्रिएट की कि हमारे अलावा कोई मार्केट में दिखेगा भी नहीं आपको. अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ गया है, इतना बड़ा मार्केट हो गया है, तो दूसरी कंपनीज ने भी कॉम्पीट करना शुरू किया है स्टाइल के बेसिस पे, बेटर माइलेज के बेसिस पे, डिस्काउंट्स ऑफर्स के बेसिस पे. बट अर्ली एंट्री करने वाले को हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता रहा है. ये एक हिस्ट्री है जो आप किसी भी प्रोडक्ट में चेक कर सकते हो. कार्स में मारुति सुजुकी आज भी नंबर 1 है. इंडिया में अगर 2 गाड़ी बिकती है तो उसमें से एक गाड़ी मारुति होती है. 50% मार्केट शेयर आज भी मारुति मेंटेन कर रही है. दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स अर्ली प्रेजेंस. नेक्स्ट पार्ट, सेंसिटिविटी टू द मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे ये बोला है कि जो मैनेजमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है. दैट मीन्स अब मैनेजमेंट को ये समझ में आ गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उन पे नज़र रखना, कड़ी नज़र रखना, उस हिसाब से अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अगर आप इस पर फोकस नहीं करोगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ की बात हो रही है. तो मैनेजमेंट की सेंसिटिविटी ने कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टडी करना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, डिटेल्ड बना दिया है और प्रॉफिटेबल बना दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं.
अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तभी आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे। अगर आप बैठे हुए हो, कोई दिमाग नहीं लगा रहे, आराम से खा पी रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो बिजनेस में कि क्या नया आ रहा है, क्या नया हो रहा है, क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज हो रही है, अगर आप वो सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाओगे, यू वोंट बी एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। और आपसे पहले अगर कोई और सोच लेगा ना, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा लेके जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल्स हैं, उनकी डिमांड जो है वो कितनी बार कम हो जाती है बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर ही सकते हैं ना, कि अगर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम डेवलप करना शुरू करें तो इन नियर फ्यूचर हो सकता है लोग पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे। और आज आप देख ही रहे हो, टाटा कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं और लोग इलेक्ट्रिक कार्स परचेज कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी अगली गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस का सेटअप हो रहा है पूरे इंडिया में। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट लेवल जनरेशन के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है। तो जो इस चीज़ के ऊपर शिफ्ट करेगा उस बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा और शायद उस कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाइंग द डेंजर। हाँ, ये भी तो एक फ़ायदा है ना। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले खतरे को आप पहले से समझ सकते हो और उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हो। एक होता है ना, किसी चीज़ का इम्पैक्ट हो जाने के बाद, चोट लग जाने के बाद उससे बचने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट इम्पैक्ट होने से पहले अगर आप वॉचफुल रहो और साइड पे हट जाओ तो शायद एक्सीडेंट से बच सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, हेल्पफुल इन पॉलिसी डिसीजंस। अगर आप बिजनेस को अच्छे से समझोगे तो पॉलिसी बनाने में, बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प होगी। एग्जाम्पल है LIC जो है हमारी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। अब लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सब जो चीज़ें हैं, उन बिजनेसेस में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिसी जो बेची जा रही है वो एक लाइफ टाइम के लिए बेची जा रही है, या इंश्योरेंस किया जा रहा है तो साल भर के लिए किया जा रहा है, फिर वो रिन्यूअल होगा। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि ऐसे बिजनेसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करके, एनालाइज करके, देन उसके बारे में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लिए जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली। अब इन्होंने थोड़ा वो 1991 की हिस्ट्री बताई है कि 1991 में इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया है, इसको ग्रो किया गया, प्राइवेट कंपनीज को भी इंश्योरेंस बिजनेस चलाने की परमिशन मिली और अब प्राइवेट कंपनीज आपस में कॉम्पीट कर रही हैं। पहले तो सिर्फ LIC होती थी, अब तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है और कोटक महिंद्रा वाले का इंश्योरेंस है, ICICI लॉम्बार्ड, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, एक्सिस, पता नहीं कितनी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गई है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। तो ये सब चीज़ें हुई है। कंटिन्यूस स्टडी, बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करके, ये कोई सिलेबस नहीं है कि पढ़ा, एग्जाम दी, डिग्री ले ली और हो गया। ये कंटिन्यूस स्टडी है, इसकी कोई एग्जाम नहीं होगी, इसकी एग्जाम मार्केट लेगा आपसे, इसकी एग्जाम कोई लिखनी नहीं है आपको। आप जब तक सस्टेन कर पा रहे हो ना, वही आपका एग्जाम का रिजल्ट है कि हाँ भाई मार्केट कैसा भी है हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम स्टेबल हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे स्टडी करते रहनी है, इसका आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया। तो एक पार्ट हमने समझा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जिसमें बात हो रही है उन फैक्टर्स की जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आप देख सकते हो एक चार्ट है जिसमें सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है। इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उसमें क्या, कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजरियल सिस्टम, ये सारी चीज़ों की बात है। एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल टाइप्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। सोशल फैक्टर्स की बात होगी, कल्चरल फैक्टर्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, बिकॉज हर एक पॉइंट में इतने लाइव एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि आपको उसको रिलेट करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। तो ये कल्चरल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लीगल फैक्टर्स, ये सब के बारे में बात होगी। इंटरनल फैक्टर्स वो हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर या बिजनेस के आसपास की चीज़ों को जोड़ता है। तब मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, मेरे सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे बायर्स, मेरे ट्रांसपोर्टर्स, जो मेरे बिजनेस की पेरीफेरी, उसकी बाउंड्री लाइन से जुड़े हुए हैं, वो सारी लोग इंटरनल फैक्टर्स में वो सब चीज़ें कवर होती हैं। एक्सटर्नल मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
बट मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आउटसाइड की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बेसिक बाइफर्केशन इन दोनों बातों में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। जो फैक्टर्स दे रखे हैं एक एक करके हम उनको डिटेल में डिस्कस करें। ये चार्ट भी बना रखा है, आप थोड़ा उसको सिंपल वे में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एकदम वेब डिज़ाइन जैसा आपको ड्रॉ करना है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ क्या लिखना है। सबसे पहले तो इन्होंने बात की है इकोनॉमिक फैक्टर्स की, ठीक है। अब इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं होता है मटीरियल वाइज भी थोड़े फैक्टर्स अलग से प्रेजेंट किए होते हैं। तो इन्होंने जैसे प्रेजेंट किए हैं एग्जाम में, ऑब्वियसली आपको वही लैंग्वेज भी लिखनी है और उसी तरीके से हम भी उसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसमें बोला है द बिजनेस डिसीजंस ऑफ एनी सोसाइटी और कंट्री have a direct impact of special features or the limitations of that economy or society. Okay, the size and the nature of the business development are predominantly dependent on the economic aspects and the following are the important aspects. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि business decisions जो हैं वो सोसाइटी पे, कंट्री पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो सब चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है। कैसी सोसाइटी है वैसे डिसीजंस, और जैसे डिसीजंस वैसे सोसाइटी भी चेंज होती है, ठीक है, वैसा होता है। तो पहले इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। द वर्किंग ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम एंड द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इज प्राइमरीली डिसाइडेड बाय द इकोनॉमिक सिस्टम. If capitalistic system is prevalent, it means the policy adopted will be that of the free trade. अब इंडिया में कैपिटलिस्टिक अप्रोच को भी काफ़ी फेवर किया जाता है। सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक ये दोनों का एक मिक्सचर है। तो वहाँ पे फ्री ट्रेड, फ्री बिजनेस, इन सब की पूरी आज़ादी होती है ताकि कंट्री ग्रो कर सके और लोग ग्रो कर सके। इन दिस सिस्टम ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ एंड दिस बूस्ट द बिजनेस. जो मैन्युफैक्चरर है सारी उसकी मर्जी है, उसको अपने मन से बिजनेस करने की पूरी आज़ादी मिलती है. दैट इज़ द पॉइंट. In this system, all the major decisions are taken by the producer himself, and this boosts the business. In the capitalistic system, governmental intervention is low. गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बीच मतलब इंटरफियरेंस नहीं होता कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करो, नहीं, आपको अपना बिजनेस करने की पूरी आज़ादी है, ठीक है. As against this, in a socialistic system, all major decisions are taken by the government and individual incentive is nominal. अब इंडिया में मिक्स इकोनॉमी बोला जाता है, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैपिटलिस्टिक सिस्टम एंड सोशलिस्टिक सिस्टम. ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में आपको पूरी आज़ादी मिलती है, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ता है. जैसे डिफेंस का सेक्टर है, एटॉमिक सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर है, स्पेस रिसर्च का सेक्टर है. तो ये सब चीज़ों में कंट्री की सिक्योरिटी और पब्लिक की सिक्योरिटी की बात आ जाए, और वहाँ भी एग्रीकल्चर है, अगर वहाँ भी सरकार इंटरफियर ना करे तो सोचो क्या हालत होती. इसलिए वहाँ नेसेसरी होता है कि गवर्नमेंट इंटरफियर करके कंट्रोल अपना जमा के रखे, ठीक है. डन. नेक्स्ट देखें आगे. इन दिस वे इकोनॉमिक सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है, वो होने ही वाला है. डिग्री ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है देखें. टू आंसर टू द क्वेश्चन वेयर अ कंट्री इज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. ये भी बहुत डिपेंड करता है कि बिजनेस स्ट्रक्चर को ये चीज़ कितना फेवर करेगी कितना नहीं. आपने बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री. इंडिया बरसों से डेवलपिंग कंट्री, जब से मैं सुन रहा हूँ ये बात तब से वो डेवलपिंग ही है और अभी तक डेवलप ही हो रहा है. और आई थिंक इसको जल्दी डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग के नाम पे 140 करोड़ लोग डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये डेवलपिंग के नाम पे ऐसे डेवलप होते रहेंगे और शायद 1-2 साल में तो हम चाइना से भी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो अब इसको डेवलप्ड घोषित करके पॉपुलेशन शायद उससे थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए और हमारी मेजर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ये ज़रूरी है. लेकिन पता नहीं क्यों इसको अभी तक डेवलपिंग मान रहे. हम वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ में अब आने लगे इन एवरीथिंग, इवन इन द कोरोना वायरस केसेस, लेकिन स्टिल हमें डेवलप कंट्री का स्टेटस नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है नहीं पता है. तो यहाँ पे बता रहे डेवलप्ड कंट्री इज सच अ कंट्री इन विच द लेवल ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज हाई. ये इकोनॉमिक्स के आपके टर्म्स है. All the available resources are fully developed and that encourages growth and development of business and industry. Developing country is that where national income and per capita income are showing rising trends. Okay, the use of existing resource is on the rise and the living standard of the people is on the rise. बस ये चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं. पर पर्सन हमारी जो इनकम है वो बहुत लो है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अमाउंट डिवाइड हो जाता है. नेशनल इनकम भी हमारी उस हिसाब से ग्रो नहीं हो पाती है, और राइजिंग ट्रेंड के बदले उल्टी चली जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी राइज हो रही है
बट उतनी इनकम राइज नहीं हो रही है तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हम अभी तक डेवलपिंग में ही चले आ रहे हैं और डेवलप नहीं हो रहे। डेवलपिंग कंट्री मतलब अभी समझो डेवलपिंग है और डेवलप्ड होने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी बाकी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और अंडर डेवलप्ड वालों की तो हालत और ख़राब है, वहाँ पे तो चीज़ें उल्टी तरफ ही जा रही हैं और नुकसान पे नुकसान हो रहा है और लोगों की फाइनेंशियल हालत दिन पर दिन ख़राब होगी, तो उसको हम अंडर डेवलप्ड बोलेंगे। और सुधार के चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे वैसा है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर इशू हो जाता है। बहुत सारे हैं ना अफ्रीका के और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे माल न्यूट्रिशन और ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। ऐसी सब चीज़ें जहाँ पे होती है तो उनको बोल सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड नेशन है। एजुकेशन नहीं है, ठीक है, बिजनेस नहीं है। सेक्टोरल ग्रोथ एंड इंटर सेक्टोरल कॉम्बिनेशंस। देखो सेक्टोरल ग्रोथ मतलब सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ऐसे सब बोलते हैं। तो सेक्टोरल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और सर्विस सेक्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सर्विसेज से भी हम अच्छा पैसा कमाते हैं। बहुत सारी एंटिटीज़, अलग अलग टाइप की सर्विसेज, आईटी सॉफ्टवेयर, सर्वर, बैकअप, स्टोरेज, ये वो पता नहीं, डेटा कलेक्शन, बहुत सारी सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग बिजनेसेस हैं आजकल, तो सर्विस सेक्टर भी हमारी जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझाई है इन्होंने, और अलग अलग इंडस्ट्रियल, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो आप पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, उसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं। फिर बोल रहे हैं नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम मतलब इंडिया जितना भी मैन्युफैक्चर करता है, जितना बेचता है, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाता है, जितना एग्रीकल्चर करके गुड्स बेचता है, वो सारी चीज़ों का जो टोटल हम करते हैं, जितना भी सेल होता है, उससे जो इनकम जनरेट होती है कंट्री की, उसको हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सेल करते हैं बेचते हैं मतलब आउट ऑफ इंडिया, नॉट दैट वे। इंडिया में भी तो सेल हो रहा है ना, आप और मैं जो गुड्स खरीद रहे हैं वो भी कोई बना के बेच ही रहा है, तो और जो बना के बेच रहा है वो भी किसी से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। तो उस तरीके से जितना भी टोटल सेल से रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया में, उसको जब हम ऐड ऑन करते हैं तो दैट अमाउंट्स टू ग्रॉस नेशनल इनकम, एंड फिर उसमें से टैक्सेस और वो सब जब माइनस होता है और जो पैसा इंडिया के बाहर जाता है वो सब चीज़ें होती है, तो नेट नेशनल इनकम आती है। तो ऐसे टर्म्स रहते हैं। और पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे इंडिया की जितनी भी टोटल इनकम है, आपकी मेरी सबकी मिला के, उसको जब पॉपुलेशन के नंबर से डिवाइड किया जाता है कि भाई कितने लोग इंडिया में है, तो पर पर्सन जो इनकम आती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और ये फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने में कि एक कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या फिर जो है डेवलपिंग है। तो वो सारी चीज़ें उससे क्लियर आउट होती है। नेक्स्ट बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये भी मैटर करता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम जो है उससे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के डिफरेंसेस पता चलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भाई इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा एक डेटा आया था बीच में कि भाई इंडिया की जो 70% वेल्थ है, 70% वेल्थ दैट बिलोंग्स टू 1% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो 140 करोड़ में से 1% मतलब सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इंडिया की वेल्थ का 70% वेल्थ ओन करते हैं। और जो बाकी के पब्लिक है, ठीक है, जो बाकी की 99% पब्लिक है, वो सिर्फ 30% वेल्थ में सर्वाइव करती है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो अनइवननेस है, मतलब जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, वो जो डिफरेंस क्रिएट हो चुका है ना, वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, आइडियली। बट हमारे यहाँ वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हम डेवलप कंट्री नहीं बन पा रहे, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो बात होती है वो सिर्फ बात ही होती है, एक्चुअली में वो अमाउंट नहीं होता। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब इंटरेस्ट के रेट्स जो बैंक हमसे चार्ज करती है, आरबीआई बैंक से चार्ज करती है, इन्फ्लेशन के रेट्स, क्रेडिट कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और ये सारी चीज़ें, हाउसिंग लोन कितना महंगा है, एजुकेशन लोन कितना महंगा है, बिजनेस लोन कितना इजीली मिलता है, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट पार्ट, फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन द टैक्स स्ट्रक्चर एंड द गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, और इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स भी हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो भी आप देख लो। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है उनके पास जितना भी टैक्स रेवेन्यू क्रिएट होता है
जो पैसा वो टैक्स के थ्रू हमसे चार्ज करते हैं, उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करेंगे, वो सारी चीज़ों की जो पॉलिसी होती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जिसकी बात यहाँ पे की है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो भी बताए हुए हैं। तो ये एक कैटेगरी इकोनॉमिक सिस्टम की जो है वो हमने देखी। इसके बाद और भी फैक्टर्स आएंगे। जो सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद, दैट इज द सोशल फैक्टर। ठीक है, तो सोशल फैक्टर में क्या बोला है वो भी समझ लेते हैं। ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज दैट ओरिजिनेट, ग्रो एंड एंड इन द सोसाइटी, business activities cannot be separated from society. It represents group of people, social institutions, social traditions, etc. Society is dynamic and hence the lifestyle practices cannot remain the same. ये तो सीधी बात है ना कि सोसाइटी में भी लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता जा रहा है। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स का लाइफस्टाइल कैसा था वो आप देख लो, आज भी शायद उनका वैसे ही होगा। आपके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल और आपका लाइफस्टाइल, 3 जनरेशन का लाइफस्टाइल कंपेयर करो, आपको कितना डिफरेंस उसमें मिलेगा। एक सिंप्लिसिटी और एक बोलते हैं डाउन टू अर्थ एक रहने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो सब चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो तीनों जनरेशंस में धीरे धीरे जो चेंज आ रहा है वो सोशल चेंज है, और वो सोशल चेंज के हिसाब से हमें अपना बिजनेस भी चलाना पड़ेगा, ये भी नेसेसरी हो गया। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स की बात हो रही है। कल्चरल फैक्टर्स का मतलब ये है कि एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके ट्रेडिशंस, उनकी प्रैक्टिसेस, उनका लाइफस्टाइल, उनकी हैबिट्स, ये सब चीज़ें एक बिजनेस यूनिट को ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब लोग कितने मॉडर्न हैं, कितने बैकवर्ड हैं, सोच कैसी है उनकी, साइकोलॉजी कैसी है। ठीक है, उनके रीजनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, प्रैक्टिसेस क्या होती है, और क्या चीज़ वो करना पसंद करते हैं क्या नहीं, रिलीजन क्या अलाउ करता है क्या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें, और उनकी हैबिट्स कैसी है। जैसे भाई छोटी छोटी हैबिट्स, डे टू डे हैबिट्स भी तो होती हैं, खाने पीने की हैबिट, और सुबह उठने की हैबिट, रात को सोने की हैबिट, प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो कंपनी जब अपना बिजनेस सक्सेसफुली चलाना चाहती है तो ये सब मैटर्स के ऊपर वो रिसर्च करते हैं, कल्चर को समझते हैं, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, ताकि आपके कल्चर से वो प्रोडक्ट मैच हो और आप उसको अपना प्रोडक्ट समझो और उसको खरीदो, या सर्विसेज को अपने लायक समझो और उसको अवेल करो, तभी आप पैसा खर्च करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अगर कल्चरल वाले में एग्जांपल्स चाहिए, फूड हैबिट्स का एग्जांपल चाहिए, तो वेज नॉन वेज ये सब चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। और लोग कितना प्रेफर करते हैं, मीट खाने वाले लोग भी कौन सा मीट खाना प्रेफर करते हैं इंडिया में। अब काऊ मीट नहीं बेच सकते आप इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ में बिकता है वो। डॉग मीट इंडिया में शायद कोई नहीं खाएगा, लेकिन चाइना में जाओगे तो खा लेंगे, वो तो कुछ भी खा लेते हैं, आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चरल वेरियंसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। हाँ, टेक्नोलॉजी, चाइना की टेक्नोलॉजी वर्सेस इंडिया की टेक्नोलॉजी वर्सेस यूएस की टेक्नोलॉजी, सुनते हो ना आप ऐसा सब कि भाई चाइना के पास तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फटाफट फ़ोन्स बना बना के इंडिया में बेच देता है वो, और यहीं हमारी फैक्ट्री इतनी स्लो है कि वही काम करते करते 10 गुना ज़्यादा टाइम लग जाता है। दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस। क्लियर हुआ ये? चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल आ गया है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में रोबोटिक्स का यूज़ होने लगा है। अमेज़ॉन, अलीबाबा, ये सब जो कंपनीज़ हैं, इनके गोडाउन्स में रोबोट काम करते हैं। ठीक है, इंसान काम ही नहीं करते, पर इंडिया में अभी भी इंसानों के भरोसे चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी है। तो ऑटोमेशन की तरफ हम अभी उतना आगे नहीं बढ़े जितना वर्ल्ड के बाकी के कंट्रीज़ आगे बढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ? ऐसे और भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स। देखो, पॉलिटिकल मतलब सरकार कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक। पहले इंडिया में आती थी कोएलिशन की सरकार, इसका मतलब गठबंधन, 4 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती है, फिर उनके मेंबर्स में झगड़ा होता रहता है। तो एक पॉलिसी बनाने से पहले चारों पार्टी के मेंबर्स को बनाना पड़ता है, उनको सीट देनी पड़ती है, ये होता है वो होता है, तो डिसीजन मेकिंग सही नहीं होता, कितनी बार कंट्री के फेवर में नहीं होता। लेकिन इंडिविजुअल पार्टी, जैसे अभी रूलिंग पार्टी इंडिविजुअल पार्टी है, तो उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ही मेजॉरिटी सीट्स हैं, तो वो फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में बिल्स पास करवा सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है उनको। दैट इज़ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट। और लास्ट में है लीगल इम्पैक्ट। लीगल इम्पैक्ट का मतलब ये है कि इंडिया का कानून कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और हम देखते हैं कि कानूनी अड़चन आ जाती है या रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, उस वजह से भी बिजनेस कितनी बार सफ़र करता है। तो हम बोलते भी है देश का कानून ऐसा है ना कि यार ये लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ज़्यादा करते हैं और ईजी नहीं बनाते, तो उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। और कितनी बार ये भी होता है कि ये कानून अच्छा है हमारे कंट्री में, इसलिए हम ग्रो कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द लीगल इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस एक्ट्स एंड द प्रोविजंस। ठीक है, क्लियर हुआ ये?
बस तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी पॉइंट्स है लिबरलाइजेशन एंड ऑल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी कोई क्वेरी है तब तक तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।